एक सवाल आपसे पूछते हैं जी में, लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे पूछता हूं, आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की या फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की? मेरा सवाल है आपसे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी किसकी? आप सोच रहे होंगे कि भाई देशहित में हम ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहे हैं, जिसका जवाब देना बेहद आसान है। आप सब कहेंगे कि लोकसभा को चलाने की जिम्मेदारी चेयर की, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की, मतलब ओम बिरला की है। लेकिन ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को क्यों नहीं पता, या वो क्यों नहीं समझते? राहुल गांधी ना तो देश की संसदीय मर्यादा का मान रख पाते हैं, ना ही अपनी बात का। देखिए, राहुल गांधी ने आज संसद में बिना चेयर की अनुमति के, बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के 2 मिनट के मौन का ऐलान कर दिया, लेकिन खुद 32 सेकंड का मौन रखकर सीट पर बैठ गए। सुनिए। एक मिनट आप एक मिनट माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए मेरे यहाँ टिप्पणी। मतलब पहले तो बिना चेयर की अनुमति के राहुल गांधी ने संसदीय जो परंपरा है, जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन किया। लेकिन राहुल गांधी 120 सेकंड का मौन रखवाते हैं, लेकिन खुद 32 सेकंड भी मौन नहीं रख पाते हैं। यानी कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए, राहुल गांधी के इसी असंसदीय स्टंट के बाद ध्यान से सुनिएगा, चेयर लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भाई सदन चलाने की जिम्मेदारी तो मुझे दी गई है। संसद में राहुल गांधी ने पहले कहा बजट पर बोलूंगा, फिर 5 मिनट बाद ही अपनी बात से पलटते हुए कह दिया कि बजट पर नहीं बोलूंगा। आज एक तरीके से पूरा स्टंट यहां पर राहुल गांधी की तरफ से संसद के अंदर करने की कोशिश की गई। पूरा सीक्वेंस देखिए आप। मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप एक मिनट माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए माननीय प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो नहीं, आप बोल रहे, पहले आप बोल लो, तो बोल रहे तो आप बोलने कहाँ दे रहे? तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है, और ये गरिमा में भी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं माननीय सदस्यगण आग्रह करूंगा कि हमें सैनिकों के प्रति सबका सम्मान है, पूरे सदन का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है, लेकिन सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय है तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन
कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं देखूंगा इसको, ठीक है। मतलब बिना चेयर से पूछे, बिना लोकसभा अध्यक्ष से पूछे एक तरफा मौन रखने का ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने। चेयर को यहां तक कहना पड़ा कि भाई सदन के संचालन की जिम्मेदारी मेरी है। ये चेयर को लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आज देश हित की सबसे बड़ी खबर हम लोग दिखाने जा रहे हैं। आज पैंगोंग इलाके से भारत चीन की सेनाओं की वापसी शुरू हो गई है। चीन ने भी कहा है कि लद्दाख में LAC पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव आज आखिरकार देश हित में खत्म हो गया। इस पेट्रोल का टास्क होगा J हिल और M हिल पर LAC को डोमिनेट करना, दुश्मन की हरकत और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करना। किसी का कोई सवाल? हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। समझिएगा इसको, बहुत बड़ी खबर है ये। हम आपको देश हित में दिखाएंगे, समझाएंगे कि 10 महीने 9 से 10 महीने में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना, सैन्य शक्ति मानने वाला चीन कैसे अब भारत की बात मान रहा है। भारत और चीन ने पैंगोंग झील के नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी और ईस्टर्न यानी कि सदर्न यानी कि दक्षिणी किनारों से सेनाएं पीछे हटाने की शुरुआत हो चुकी है। दोनों पक्ष चरणबद्ध तरीके से सेनाओं को पीछे हटाएंगे। सबसे पहले आपको देशित पाठशाला में हम ये समझाते हैं कि भारत चीन किस बात पर समझौते पर राजी हो गए हैं। अब आगे क्या होगा ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये पैंगोंग में किसी और को नहीं लेने देंगे। ये पैंगोंग में चीन का गुरूर के चूर चूर होने की तस्वीर है। ये चीन के भूमाफिया चरित्र की हार और भारत की जीत की तस्वीर है। जिसे चीन अपनी जमीन बताता था, वहां से PLA के टैंक पीछे हट रहे हैं। जहां चीन की जिद थी कि वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, वहां से PLA के पैर उखड़ रहे हैं, टेंट उखड़ रहे हैं। चीन की सेना उसी जगह वापस लौट रही है जो भारत चीन में पैंगोंग विवाद से पहले की स्थिति थी। चीन के खिलाफ भारत की इस जीत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान कर दिया था। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। LAC पर करीब 10 महीने बाद दुनिया की 2 शक्तिशाली सेनाओं की वापसी हो रही है।
चुशूल सेक्टर से भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी जगहों पर वापस लौट रही है। पिछले 9 महीनों के दौरान भारतीय सेना ने कई मिथक तोड़े। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों पर -40 से -50 डिग्री के तापमान पर पूरी सर्दियां सैनिकों की तैनाती नहीं की जा सकती, ये मिथक टूटा। इस ऊंचाई और इस तापमान पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ये मिथक टूटा। और सबसे बड़ा मिथक ये टूटा कि चीन की सेना अजेय है, उसे हराया नहीं जा सकता। इन मिथकों के टूटने का असर न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ। सबसे बड़ा असर एक आम भारतीय सैनिक के आत्मविश्वास पर पड़ा, जो आज हिमालय से ज्यादा ऊंचा हो गया है। लेकिन ये दिन ऐसे ही नहीं आया। गलवान में भारत के 20 वीर सपूत चीन के गुरूर की गर्दन तोड़कर शहीद हुए और चीन के 45 सैनिक मारे गए। इसके बाद भारत ने गलवान में खड़े होकर चीन को चुनौती दी कि भारत वार्ता के लिए भी तैयार है और वॉर के लिए भी। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। भारत और चीन में पैंगोंग इलाके में विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई, जब चीन ने घुसपैठ की और फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 तक आ गई। जवाब में भारतीय सेना ने भी फिंगर 3 से आगे बढ़कर फिंगर 4 में टेंट गाड़ ली। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह वही पैंगोंग इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। जहां झील खत्म होती है, उसी के आगे फिंगर 2 से फिंगर 8 तक का इलाका है। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। भारत एक इंच के लिए चीन के सामने 56 इंच का सीना तान कर खड़ा था और लद्दाख में भारत के इसी सख्त रुख के आगे चीन को घुटने टेकने पड़े। चीन ने भी प्रेस रिलीज में कहा, चीन और भारत के बीच 9वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता के बाद पैंगोंग, हुन्नान और नॉर्थ कोस्ट में 10 फरवरी को फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। भारत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि चीनी सैनिक फिंगर 8 के पीछे यानी सिरजाप 2 पोस्ट पर जाएं। इस शर्त के पूरा होते ही फिंगर एरिया और चुशूल के इलाकों से चीनी सैनिकों और टैंकों का पीछे हटना शुरू हो गया है। लेकिन अभी गलवान के उत्तर में यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक कई फ्रिक्शन पॉइंट बचे हैं, जहां से सेनाओं की वापसी शुरू होना अभी बाकी है। जब यह डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि भारत और चीन के बीच तनाव पूरी तौर पर खत्म हो गया है। भारत 5 मई को चीन के अतिक्रमण के बाद से लगातार कह रहा था कि चीन शांति चाहता है तो उसे अप्रैल 2020 वाली स्थिति में जाना होगा, यानी फिंगर 4 छोड़कर फिंगर 8 के पीछे। चीन विस्तारवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख, 9 दौर की वार्ता और राजनयिक बातचीत के बाद विवाद से पहले वाली स्थिति बहाल करने के लिए तैयार हो गया। ये भारत की सैन्य नीति, भारत की विदेश नीति और भारत की कूटनीति की जीत है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझिए 9 से 10 महीने बाद माना है चीन। जी हाँ, 10 महीने बाद चीन माना, लेकिन कांग्रेस कब मानेगी? कांग्रेस नहीं मान रही है, ये हो गया। जी हाँ, पूरी दुनिया के सामने हमने पूरे देश को दिखाया, पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें आई, चीन के टैंकों की वापसी हो चुकी है, तस्वीरें आई हैं, सबूत आए हैं। पूरी दुनिया के सामने चीन ने भी मान लिया कि वो फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 8 पर जाने को तैयार है। समझौता हुआ, देश के रक्षा मंत्री ने यह घोषणा की, सेना, सरकार, हर कोई कह रहा है। लेकिन कांग्रेस को अब भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि पैंगोंग से चीन की सेनाओं की वापसी हो चुकी है। दक्षिणी लद्दाख से चीनी घुसपैठ को खदेड़ने का ना कोई नीति और ना समय सीमा निश्चित की। यही नहीं, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी
उल्टा भ्रम फैला रहे हैं और बरगला रहे हैं, बजाय इसके कि वो देश को बताएं कि इन सारे इलाकों से चीनी घुसपैठ को कब तक खदेड़ देंगे। मोदी सरकार और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश को ये नहीं बता रहे कि कब तक अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली हो जाएगी। मतलब जिसने घुसपैठ की कोशिश की वो भी मान गया कि हाँ हम वापस जा रहे हैं, फिंगर इट। कांग्रेस नहीं मान रही है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले की क्या स्थिति थी। इस मैप को बहुत आराम से ध्यान से समझिएगा। ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वैसे भारत और चीन के बीच जो सीमा है 3488 किलोमीटर की कुल सीमा है, लेकिन ये फिंगर 1 से फिंगर 8 पेंगोंग जो लेक है उसमें फिंगर 4 जो आप देख रहे हैं, इसमें F4 जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें भारत चीन की सेना ये आमने सामने आज से पहले, क्योंकि आप तो समझौता हुआ, अब उससे पहले, समझौते से पहले विवाद था कि फिंगर 4 तक आ गया था चीन। वैसे एरिया ऑफ डिफरेंसेस इसको कहा जाता है, बफर जोन, तो घुसपैठ नहीं थी। तो फिंगर 4 पर भारत चीन की सेना आमने सामने। अब आगे क्या, वो दूसरा नक्शा जो होगा उसमें अब आप समझेंगे कि अब क्या स्थिति बदली है कि चीन की सेना ने कदम पीछे खींचे हैं फिंगर 4 से फिंगर 8। ये देखिए आप, चीन की सेना को कदम पीछे खींचने पड़े। फिंगर 4 से फिंगर 8 अब पीछे जाना पड़ा चीन की सेना को। ये कूटनीतिक पराक्रम का ही है। ये देखिए, अब 2 तस्वीर आप देखिए। ये आप एक तरफ वो तस्वीर जब फिंगर 4 में आमने सामने भारत और चीन की सेना, लेकिन अब ये भारत की कूटनीतिक और सैन्य पराक्रम भी आप इसको कहिए, सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक पराक्रम का ही नतीजा है कि चीन की सेना को पीछे कदम खींचने पड़े। पीछे हटा चीन, कांग्रेस को अब भी नहीं है यकीन। देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शील। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। क्या कभी आपने सोचा था कि श्री राम के देश में राम नाम का मास्क लगाने पर जेल भी हो सकती है? पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल के हुगली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसीलिए पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो राम नाम का मास्क बांट रहे थे। तो क्या बंगाल में राम नाम का मास्क मना है? क्या श्री राम का मास्क बांटेंगे तो जेल जाएंगे? पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह और ममता बनर्जी ने भी रैली की। दोनों नेताओं के भाषण युद्ध में राम से लेकर बुआ, भतीजे और बेटे जैसे कई मुद्दे उठे, लेकिन राम के नाम पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही शॉकिंग है। इस वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इस वीडियो के चर्चे पश्चिम बंगाल के हुगली से लेकर दिल्ली तक हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस किसी दुकान के पास खड़े एक आदमी को पकड़ती है और उसे जबरन गाड़ी में बिठाती है। इस बीच जय श्री राम का नारा लग रहा है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये दावा कर रहा है कि उसे राम नाम का मास्क बांटने पर गिरफ्तार किया गया। অবস্থা দেখুন, আমরা রামের নামে মাছ দিচ্ছিলাম, রামের নামে খাগড়া করে বিস্ফোরণ হয়, এনারা হাতে চুরি পরে বসে থাকে, আর রামের নামে মাছ দিলে পুলিশ গ্রেফতার করে। अभी तक हमने आपको वीडियो का सिर्फ वो हिस्सा दिखाया है जिसे कैलाश विजयवर्गीय और संबित पात्रा जैसे नेताओं ने ट्विटर पर शेयर किया, लेकिन अब हम आपको वीडियो का वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जो आपने नहीं देखा होगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में बुधवार को बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता राम नाम का भगवा मास्क बांट रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस मास्क पर बंगाली भाषा में जय श्री राम लिखा है। मास्क पर श्री राम के धनुष बाण चलाते हुए तस्वीर भी है। ये कार्यकर्ता लोगों को राम नाम का मास्क पहनाते हुए दिख रहे हैं। हुगली के शेवरा फुली में पहले तो इन्होंने रेल पार्क में मास्क बांटे, उसके बाद सड़क पर और घर घर जाकर भी मास्क बांटे। जब बीजेपी कार्यकर्ता जीटी रोड पर राम नाम का मास्क बांटने पहुंचे, उसी दौरान पुलिस आई और 19 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। जिस कार्यकर्ता को पुलिस पकड़ रही है वो गिरफ्तारी से कुछ देर पहले राम नाम का मास्क बांट रहा था। रामचंद्र मास्क लेखा आज अपराध। আপনারা বাংলায় হিন্দু বিরোধী যে সরকার চলছে তার অবস্থা বুঝে নিন। বাংলার মানুষকে অনুরোধ করব 2021-এ তৃণমূল সরকারকে জবাব দিন। এই হিন্দু বিরোধী সরকার এই বাংলাকে বাংলাদেশ বানাতে চায়। আমরা
সংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা করবই। पुलिस की कार्रवाई के बाद शेओराफुली चौकी पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस घटना पर बीजेपी पूछ रही है, क्या ममता राज में राम नाम का मास्क बांटना अपराध है? गृह मंत्री अमित शाह ने भी कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी पर राम बाण चलाया। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी राम नाम से चिढ़ रही हैं और बीजेपी चिढ़ा रही है। बीजेपी के हर बड़े नेता चुनावी मंच से राम का नाम लेते हैं। बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। बंगाल की सेवा अपनी जिंदगी का बाकी समय बंगाल के लिए खपाना चाहते हैं और इसलिए उनसे राम राम करके यहां पर जय श्री राम करने आए हैं। नेता तो नेता, दुर्गा के बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता की जुबान पर भी जय श्री राम ही है। जय श्री राम चाहिए, जय श्री राम। ठीक है, बंगाल में जय श्री राम आना जरूरी है। आएगा या कुछ में जय श्री राम ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार दीदी जाएगा, मोदी जी आएगा। राम का नाम सुनकर या देखकर ममता बनर्जी क्यों भड़क जाती हैं? अब इसकी वजह समझिए। जय श्री राम बोलने से बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। 2019 में बीजेपी को बंगाल में 40% से ज्यादा वोट मिले। विधानसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि वो राम का नाम लेंगी तो मुस्लिम मतदाता नाराज हो सकते हैं। राज्य में करीब 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। दीदी को इसका भी ख्याल रखना है। बीजेपी को लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में भगवा लहराना है तो राम कार्ड के बिना ये संभव नहीं होगा। पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। हुगली से पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कूच बिहार। तो वैसे जय श्री राम से ममता बनर्जी की नाराजगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे थे और इस घटना से ममता बनर्जी इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच से भाषण देने से इनकार कर दिया था। 4 मई 2019 को वेस्ट मिदनापुर में ममता बनर्जी का काफिला जा रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ आगे बढ़ गई। 30 मई 2019 को नॉर्थ 24 परगना में जय श्री राम के नारे लगे। नारे लगाने के आरोप में 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने यहां पर इन्हें हिरासत में भी ले लिया था। तो जय श्री राम से ममता बनर्जी को बंगाल से राम राम करने की तैयारी हो रही है। अमित शाह ने बंगाल के कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा निकाली। बीजेपी की बंगाल में यह चौथी परिवर्तन यात्रा थी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ी भविष्यवाणी की। वैसे आज प्रॉमिस डे भी है और प्रॉमिस डे पर अमित शाह ने बंगाल में रह रहे शरणार्थियों से भी अहम वादा किया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये मास्क जो कि जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा था बंगाली भाषा में, वो बीजेपी के कार्यकर्ता आम लोगों के बीच बांट रहे थे। आरोप यही लगाया गया बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ कर ले गई पुलिस। तो
तो ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतनी दिक्कत आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों है? ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? मित्रों, आज मैं यहाँ हूँ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से गृह मंत्री अमित शाह की ये ललकार ममता सरकार की नींद उड़ाने वाली है। जय जय श्री राम। अमित शाह ने बंगाल में पहले कूच बिहार और फिर ठाकुर नगर में चुनावी रैली की। प्रॉमिस डे के दिन ठाकुर नगर की जनसभा में उन्होंने बंगाल के लोगों से एक वादा किया। वादा हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू करने के बाद भी अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि राज्य में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। आज मैं आपको कहने आया हूं, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई है कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या दो जगह से लड़ू। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? अमित शाह की कूच बिहार रैली की खास बात रही ये तस्वीर। रैली के दौरान इस भीड़ को देख रहे हैं आप। रैली बीजेपी की है, लेकिन यहाँ भगवा झंडे की जगह पीले पीले झंडे दिख रहे हैं। कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने, ये पीले रंग का झंडा राजवंशी समुदाय का है। इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। जिसके नेता महाराज अनंत राय को ममता बनर्जी बंगाल में घुसने नहीं देती है। बंगाल में उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और इसी वजह से राजवंशी समुदाय बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार से बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाया, लेकिन इससे पहले अमित शाह आसाम गए। आसाम में अमित शाह ने राजवंशी समुदाय के अनंत महाराज से लंबी मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में, खासतौर पर उत्तर बंगाल के इलाके में राजवंशी समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। कमल का निशान और विधानसभा की बात करें तो राजवंशी मतदाता बंगाल की 50 सीटों पर उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। राजवंशी समुदाय की इस शक्ति को देखते हुए अमित शाह ने आज राजवंशियों के सम्मान में खुलकर ऐलान किया। मैं आपको वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार की स्थापना होने के बाद 500 करोड़ के खर्च से राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इसी स्थान पर कर हमें हमेशा के लिए राजवंशी समुदाय की महान संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, राजवंशियों की नारायणी सेना है ये। रैली में राजवंशियों के लिए खुला ऐलान करने के बाद अमित शाह राजवंशी समुदाय से जुड़े मदन मोहन मंदिर भी गए। यहां रास्ते में नारायणी सेना शाह के सम्मान में खड़ी थी। ममता बनर्जी ने भी आज कोलकाता में चुनावी रैली की। मेरे को गाली दे सकता है, लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है। यही चीज है, ये आपको वो समझना चाहिए। बड़ो बड़ो कथा हमने सब खा लिया, अगर हम खा लिया तो आपको अपमान करना है, और नहीं प्रूफ करेंगे तो आपको डिजाइन करना है। दूसरी में दो बातों में क्या आपको चाहिए? और खाली भतीजा बुआ, और आपका लड़का क्या? अगर अमित शाह और ममता बनर्जी की रैलियों में जुटी भीड़ के आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला कांटे का है। हुगली से पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कूच बिहार। अब देश हित में बात, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत की बर्बादी की साजिश की। भारत में सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ ही साजिश रची जाती है, उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया जाता है। भारत सरकार ने संसद से साफ कर दिया कि भारत में भारत का कानून ही चलेगा। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं।
सर दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की यह चेतावनी उस अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार के खिलाफ है जिसे बढ़ाने में ट्विटर ने मदद की और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत की बर्बादी की साजिश का प्रचार किया। रविशंकर प्रसाद ने आज संसद में ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को संदेश दिया कि सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ट्विटर ने पहले तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद की और इसके बाद जब भारत सरकार ने खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1100 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए कहा, तो ट्विटर ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया। इसी के विरोध में भारत सरकार ट्विटर पर सख्त हो गई और ट्विटर के खिलाफ भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों को सोशल मीडिया ऐप कू पर आने के लिए कहा। कू ऐप 10 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। इस ऐप ने आत्मनिर्भर भारत चैलेंज जीता था और पीएम मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में इस ऐप का जिक्र किया था। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। और अब आपको आज की जबरदस्त ट्रेंडिंग खबर दिखाने जा रहे हैं हम। आज दिन भर सोशल मीडिया पर यूपी में पुष्प वर्षा हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। ये पुष्प वर्षा प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर हेलीकॉप्टर से कराई गई थी। इसकी एक और खास बात थी, इस बार मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी स्नान करने प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी। कभी गुलाब की पंखुड़ियां, कभी गेंदे के फूल। सनातन संस्कृति के गौरव की सुगंध जमीन से लेकर आसमान तक फैली थी। नीचे तीर्थराज प्रयाग में संगम नगरी की रौनक थी। हजारों लाखों लोग पूस महीने की अमावस्या का स्नान करने पहुंचे थे और आसमान से कल्पवासियों और श्रद्धालुओं पर फूल बरस रहे थे। त्रिवेणी संगम पर माघ मेले का ये तीसरा पवित्र स्नान था और इसी मौके पर त्रिवेणी स्नान के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। मरून रंग के कपड़ों में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब त्रिवेणी में स्नान के बाद अर्घ और पूजन किया तो उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिवेणी स्नान के बाद प्रियंका नौकायन करती दिखी और कुछ देर तो नाविक से पतवार लेकर खुद पतवार चलाती भी दिखी। पहले दोनों हाथों से पतवार चलाई, लेकिन फिर नाविक ने भी उनकी मदद की। वैसे तो आनंद भवन से लेकर मेला क्षेत्र तक प्रियंका ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन त्रिवेणी स्नान और दर्शन पूजन के बाद प्रियंका ने मीडिया से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.